अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूँ रिजवान शहजाद और आज मेरे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है। आज आपने एक स्टोरी देखी होगी सोशल मीडिया पर और मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी उसका बहुत जिक्र हो रहा है और वो बहुत ज़्यादा चल रही है। उसकी क्या वजह? उसकी वजह यह है कि एक सहाफ़ी जो हैं उनको प्राइम मिनिस्टर से एक सवाल पूछने पर नौकरी से निकाला गया है। और ये जो नौकरी से निकाला गया है ये कोई मतलब ये सामने ना आता अगर एक और सहाफ़ी आते और उन्होंने ये स्टोरी ना की होती तो किसी को पता भी ना चलता कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। ये कहानी क्या है, कैसे सामने आई, इसके पीछे क्या हुआ, क्या चीज़ें जुड़ी हैं इसके साथ। तो मेरे साथ इस वक़्त एक जो है ना बड़ी स्टार रिपोर्टर मौजूद हैं। इनका ताल्लुक जो है वो एक्सप्रेस ट्रिब्यून लाहौर से है। मैं एक्सप्रेस ट्रिब्यून इस्लामाबाद से हूँ। लेकिन इनकी स्टोरी पढ़ी बड़ा मज़ा आया कि यार चलो किसी ने स्टोरी की है उसके ऊपर कुछ बात करनी चाहिए, कुछ उसको डिस्कस करना चाहिए। क्योंकि हम लोगों का शुमार उन लोगों में होता है कि जिनकी स्टोरीज तो डिस्कस होती हैं लेकिन ये लोग कभी सामने नहीं आते। किसी को नहीं पता कि रमीज अहमद क्या है, क्या करता है। वो 10-15 साल से स्टोरीज लिख रहा है प्रिंट के लिए, लेकिन वो इधर उधर हो जाती हैं। लेकिन इन तमाम बातों से कतई नजर जो है वो जो जरूरी चीज ये है कि एक शख्स, एक सहाफी, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछता है कि फौरन बाद सवाल पूछा है तो इसलिए आपको खुदा से आप आइंदा ना आइएगा, तशरीफ ना लाइएगा। ये सहाफी कौन है, इन्होंने क्या सवाल पूछा, इस सवाल के बाद समाज के साथ रमीज अहमद मेरे साथ हैं और रमीज से हम ये बिल्कुल पूछना शुरू करते हैं कि रमीज बताएं कि ये क्या मामला है, ये शुरुआत कहाँ से हुई। आपकी स्टोरी पे मैं थोड़ा सा रुक के आऊंगा ताकि जो हमारे सुनने वाले कर रहे हैं और ये जो आजम खान सहाफी हैं जो जिनका ये मामला है, तो प्लीज आप जरा मुझे डिटेल्स बताएं इसकी। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया जी रिजवान साहब, आपने एक तो नए आपके वेंचर के लिए मेरी बहुत बहुत आपको विशेष हैं कि अल्लाह मियां आपको कामयाब करे यूट्यूब के मैदान में भी। प्रिंट में तो हम आपके मदा हैं ही, और ये बात हकीकत है कि हम टेलीविजन पे भी आते हैं, लेकिन शायद हम अपनी स्टोरीज को उस तरह से डिस्कस करने में थोड़ा सा तरह हिचकिचाते हैं। हमें लगता है कि अच्छा कोई और बात करें, हम खुद अपनी स्टोरीज पे बात नहीं करते हैं। लेकिन कमिंग टू दिस स्टोरी, देखिए हुआ ये कि ईद के दूसरे दिन प्राइम मिनिस्टर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो एक बेसिस था वो बड़ा सिंपल था कि आईएमएफ से अब हमें वो एक स्टैंड बाय अरेंजमेंट हुआ था, तो उसको लोगों के सामने लाना था कि उसके क्या फवायद हैं, किस तरह से पाकिस्तान ने डिफॉल्ट का रिस्क जो है वो अवर्ट किया। वो एक नेचुरली एक हुकूमत के पास एक बूस्ट करने के लिए अच्छी चीज थी। जब प्रेस ठीक है। कॉन्फ्रेंस जो है वो अपने सवाल जवाब की तरफ बढ़ी, तो पहला मुश्किल सवाल जो बहुत मुश्किल था वो आया आजम चौधरी की तरफ से। अब आजम चौधरी एक मामूली साफी नहीं है, मतलब साफी कोई भी मेरा एक नजर मामूली नहीं होता, क्योंकि मुश्किल काम है पाकिस्तान में सहाफत करना। ही इज ऑल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ लाहौर प्रेस क्लब, और वो तीसरी बार ठीक है। इस वक्त प्रेसिडेंट, ये स्टिंट में तीसरा स्टिंट है। सवाल उन्हें नेचुरली देखिए जी, प्रेस क्लब जो है दैट आल्सो डबल्स एज यूनियन, क्योंकि हमारे पास और ऐसी कोई यूनियन नहीं है जो सहाफियों की आवाज उठा सके, सहाफियों की वेलबींग के लिए बात कर सके। तो आउट ऑफ कंसर्न उन्होंने सहाफियों के लिए बात की कि जनाब इस दौर में जो जिस तरह से कर्ब्स लगाए जा रहे हैं, जिस तरह से मीडिया पाबंदी लगाई जा रही है, ये कब खत्म होगी, और इस तरह का दौर मीडिया में तारीख में कभी नहीं देखा। तो एक सवाल था ठीक जिसके है, जवाब में प्राइम मिनिस्टर ये ने उनका उसको सवाल था। एक्नॉलेज किया। ये उनका सवाल था। हाँ जी, ठीक ये है, ये सवाल को उनका प्राइम सवाल था। मिनिस्टर ने इन इन अपेरेंटली इन गुड फेथ एक्नॉलेज किया कि नहीं, कर्ब्स नहीं होने चाहिए। और फिर उनका जो दूसरा लेग ऑफ द क्वेश्चन था जो कि इकोनॉमी से रेलेवेंट था, उसका जवाब देने के बाद उन्होंने ही बात टू मरियम औरंगजेब जो कि स्टेज पे बैठी थी। स्टेज पे मरियम औरंगजेब साहिबा ने फिर पिछले दौर के अंदर जिस तरह से साथियों पे जुल्म ज्यादती हुई है 4 सालों में, उनका जिक्र किया, लेकिन बहरहाल शी रिमेन डिसमिसिव ऑफ द क्वेश्चन। अच्छा, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मेरे लिए इंटरेस्टिंग ये था कि ये जो शख्स सवाल कर रहा था, ये मैं बहुत बार पीटीवी पे देख चुका था। मतलब आजम चौधरी साहब हमारे प्रेसिडेंट हैं प्रेस क्लब के, और वैसे भी सीनियर जर्नलिस्ट नॉन गुज़श्ता नॉन 15-20 सालों से मैं नॉन उनको फिल्म में जर्नलिस्ट। देख रहा हूँ। तो अदरवाइज भी इनसे इंटरेक्शन था, तो मैंने वैसे ही आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने देखा ये क्या हुआ है कि पीटीवी का साहब इतना बोल्ड सवाल कर गया है, नॉर्मली तो नहीं करते हैं। तो खैर अब खामोशी इख्तियार की थोड़ी 2-1 घंटे के लिए। उसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस रैप अप हुई तो मैंने इनको पूछा और क्या। हाँ जी। मेरा ख्याल है कि शायद मैं अगर एक एक जुमला ऐड कर सकता हूँ तो शायद गुस्सा भी इसी चीज का है कि सरकारी था ये, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस से शुरू हुई। मेरे ख्याल में उनको ये चीज ज्यादा बुरी लगी होगी। बिल्कुल ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं वो प्रेसिडेंट है प्रेस क्लब के, ये उनकी मजबूरी भी थी, ये उनकी सहाफती जिम्मेदारी भी थी कि वो सवाल उठाते। लेकिन बहरहाल होता ये है कि अच्छा वो जो सवाल करने वहां पे आए होते हैं दैट्स आल्सो वेरी अनयूजुअल, क्योंकि प्रेसिडेंट है प्रेस क्लब का तो हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों शो अप करेगा। तो वो वैसे नहीं आए थे, उनको पीटीवी ने इन्वाइट किया था। सही है। उस रोज पीटीवी ने एक प्रोग्राम रखना था, और ये गुज़िश्ता साल
पिछले साल छठे महीने से पीटीवी का हिस्सा हैं। सितंबर में इनका पीटीवी से कॉन्ट्रैक्ट हो गया था, जिसमें ये लिखा हुआ है कि ये कॉन्ट्रैक्ट जुलाई से, मतलब पिछले साल के छठे महीने से ये एप्लीकेबल होगा। तो ये वहां पे ईद के दूसरे रोज बुलाए गए थे कि आपने 3 लोगों की पैनल डिस्कशन में आप भी होंगे, जिसमें दूसरे सजाद मीर साहब थे और तीसरे सलमान गनी साहब थे। तो जिस तरह ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होती है उसमें उनको बता दिया जाता है कि इन्होंने बाद में अटेंड करना था, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद की आप जी देखिए, ये आई थिंक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी लाहौर प्रेस क्लब में, सॉरी ये हुई थी गवर्नर हाउस में। अब ये डिसाइड किया था पीटीवी ने, हाँ जी, ये डिसाइड किया था पीटीवी ने कि गवर्नर हाउस से ही ये पैनल डिस्कशन होगी, उसके प्रीमिसेस से ही, और इन तीनों अशखास ने वहीं पे रुकना था और उसके बाद ये प्रोग्राम करके निकलना था। अब वो एग्जैक्टली कितने बजे शूट होना था, क्या होना था, इससे खत्म। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होती है, इनको बता दिया जाता है कि आज के प्रोग्राम में आप नहीं होंगे एंड यू नो मोर विद पाकिस्तान स्टेट टेलीविजन, मतलब आप पीटीवी का मजीद हिस्सा नहीं है। ये उनको ब्रीफली आगे बता दिया गया लाहौर के एक कर्ता धर्ता की जानिब से पीटीवी के। और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक्टिंग सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन जो हु आल्सो डबल्स एज एमडी पीटीवी सोहेल साहब, वो भी वहां पे मौजूद थे। मरियम औरंगजेब साहब भी वहां मौजूद थी, वहां पे फाइनेंस मिनिस्टर भी मौजूद थे, वहां पे सबसे बढ़कर प्राइम मिनिस्टर भी वहां पे थे, जिसके बाद इनको पीटीवी से निकाला गया। वो निकालने का टर्म इसलिए क्योंकि ये वहां पे कॉन्ट्रैक्ट पे थे एज एन एनालिस्ट, ये कोई परमानेंट एम्प्लॉय नहीं थे। लेकिन जब आप एक बंदे की सर्विसेज ले लेते हैं तो नेचुरली ही इज आपसे वो किसी ना किसी कैपेसिटी में ही इज गिविंग हिज सर्विसेज टू यू। तो ये वहां पे अपनी सर्विसेज मिड पिछले साल से प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसका इनको एक हैंडसम अमाउंट मिलता है पर। रिजवान साहब, प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होती है, अब ये सवाल बजाय चूंकि प्राइम मिनिस्टर ने इन गुड फेथ दिया होता है, बैरल जो हमारी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, दैट शी साउंडेड अ बिट मिफ्ड, लेकिन फिर भी इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये रिएक्शन आएगा। होता ये है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होती है, अब ही इज प्रिपेयरिंग फॉर अ प्रोग्राम। आपको पता है क्योंकि आप भी एक प्रोग्राम का हिस्सा है, सहाफी जो है एक प्रोग्राम से पहले कुछ अपने नोट्स प्रिपेयर करता है, कुछ अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करता है। ईद का दूसरा दिन था, आईएमएफ से हमारा स्टैंड बाय अरेंजमेंट हुआ था, तो उसके लिए अब साइड पे आते हैं और अपनी तैयारी के कुछ सिलसिले का आगाज करते हैं। तो उस वक्त इनको बता दिया जाता है कि जो आज प्रोग्राम लेटर इन द डे गवर्नर हाउस में रिकॉर्ड होना है उसका अब आप हिस्सा नहीं है। वो 3 का जो पैनल है उसमें तीसरे बंदे को अब आप रिप्लेस कर दिया गया है, जिसमें बाकी 2 मैंने आपको बताया कि सजाद मीर और वो गनी साहब थे, सलमान गनी। तो अब उस प्रोग्राम का भी हिस्सा नहीं, और इसके अलावा इनको मजीद बता दिया जाता है दैट यू आर नो मोर विद पीटीवी, कि अब आप मजीद पीटीवी का हिस्सा नहीं है। तो ये जो सडन रिएक्शन था, इससे तो ये चीज पता लगती है कि बिल्कुल इसी सवाल की वजह से उनको तमाम चीजों से हाथ धोना पड़े, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी बिल्कुल ऐसे ही। देखिए, हमें ये इन्फॉर्मेशन आ गई द वेरी डे वी गॉट दिस इन्फॉर्मेशन कि ये ऐसा हुआ है, लेकिन साहब की जिम्मेदारी समझते हुए हमने तकरीबन 7 दिन इंतजार किया। उसकी वजह यह है कि प्रेसिडेंट प्रेस क्लब आजम चौधरी के बकौल वो आपने, मैं एग्जैक्टली इसी बात पे आना चाह रहा था कि उनके साथ तो जो हुआ सो हुआ, फिर आपने इस स्टोरी पे क्या काम किया, कैसे इस स्टोरी को आगे लेकर आए, कितना टाइम लिया और वो टाइम क्यों लिया, ये बताना भी बहुत जरूरी है कि वो टाइम आपने क्यों गेन किया। और फाइनली ये जो पब्लिश हुई है उसका रिएक्शन मैं फिर आखिर में आपसे डिस्कस करता हूँ। बिल्कुल ठीक है। देखिए, जिस दिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उस दिन एज ए जर्नलिस्ट अगर मेरी जगह आप भी होते तो नेचुरली आपके भी थोड़ा सा जरा आपके सिक्स सेंस जो है ना वो अलर्ट हो जाने थे, ये क्या हुआ है। एक स्टेट टेलीविजन का आदमी इस किस्म का सवाल करेगा तो उस पर कुछ ना कुछ एक नेचुरल रिएक्शन तो एक ऑब्वियस था। तो मैंने उसी दिन ये चेक किया अपने जराये से और पता चला कि जनाब कुछ ना कुछ मामला हो रहा है। और उसके बाद मैंने इंतजार इस चीज का किया कि अगर तो मैं फौरी तौर पे उस पर रिएक्ट करता तो मेरे पास कोई ना कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता या मेरे पास कोई ना कोई ऐसी चीज इन राइटिंग होती, क्योंकि इन राइटिंग कोई चीज बिटवीन द 2 पार्टीज एक्सचेंज नहीं हुई थी। तो चूंकि इनका प्रोग्राम फ्राइडे, सैटरडे और थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 3 दिन रिकॉर्ड होता है, जिसमें ये जिस पैनल का ये हिस्सा होते हैं, तो फिर मैंने इंतजार किया ये उस पैनल में थे या नहीं थे, क्योंकि उन दिनों में लाहौर थे, आजम चौधरी उन दिनों में लाहौर था, तो उस पैनल का हिस्सा है या नहीं है। तो एक तो वो प्रोग्राम जिसमें इसको ऑफेयर कर दिया गया, उसके बाद ये थर्सडे फ्राइडे सैटरडे का जो प्रोग्राम है, इसके बाद आई वाज अ बिट श्योर कि ये मामला ऐसे ही है। उसके बाद आई हैड टू गेट एन एक्सेस टू द कॉन्ट्रैक्ट। मुझे उस पर मुझे इसलिए रखना था कि बाद में ये ना हो कि कोई एक साइड ऑब्वियसली गवर्नमेंट ये कहे कि जनाब ये तो कॉन्ट्रैक्ट पे थे ही नहीं, ये तो बस बाय द वे जिस तरह चैनल्स मुझे और आपको बुलाते हैं कि आके बैठ के तजिया दे दें कि इस किस्म के हमारे एनालिस्ट थे और हमें क्योंकि कोई और बेहतर एनालिस्ट मिल गया तो फिलहाल फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम हमें इनकी जरूरत नहीं पड़ी है, और ये होता है। लेकिन जब वो कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिल गया उसके बाद एक तो वो टाइम का इंतजार किया, और तीसरी बड़ी चीज ये कि देन आई कॉन्टैक्टेड द वेरी पर्सन जिनके सिग्नेचर हैं इनके कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। उनका मैं नाम अभी नहीं ले रहा, जरूरत पड़ेगी तो ले लूंगा। उनको मैंने फोन करके पूछा कि जनाब इनका स्टेटस क्या है। अब मैंने भी कुछ नहीं पूछा, मैंने उनको ये नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उनका जवाब था
कि जी आपको गलत फहमी लग रही है। आई मीन अगर मैं बोलूँ एक्सप्रेस को फोन करके कि रिजवान का क्या स्टेटस है, तो वो मुझे ये तो नहीं बोलेंगे आपको गलत फहमी लग रही है। भाई मैंने तो आपको पूछा ही कुछ नहीं, किस चीज की गलत फहमी लग रही है। खैर फिर मैंने उनको पूछा कि ठीक है मान लिया गलत फहमी लग रही है, ये आजम चौधरी साहब जो है ये गवर्नर हाउस वाला भी उस दिन प्रोग्राम नहीं किया उन्होंने, और अभी क्या ये पीटीवी का हिस्सा है? तो जिसका जवाब था कि जनाब ये अब आप लाहौर की जो उस प्रोग्राम की हायरार्की है, जो प्रोग्राम के प्रोड्यूसर्स है, आप उनसे पूछे। अब टेक्निकली स्पीकिंग आई नो कि किसने कम्युनिकेट किया था, किसके लफ्ज थे, वो किसके कान में गए थे, वो मुझे पता था। इसलिए जब उस सोर्स से मेरे पास आ गया, जो कि मेरे पेपर में अब लिखा हुआ है, अगर आप प्रिंट वर्जन में जाएंगे तो मैंने उन शख्स का नाम लिखा हुआ है कि किससे पूछा गया, और ये हमारी ट्रिब्यून की बात किससे हुई है, और पीटीवी का ऑफिशियल रिएक्शन किसकी तरफ से आया। जब ये सब चीजें हमारे पास आ गई तो फिर नेचुरली मतलब आई हैड ऑल द राइट टू रन द स्टोरी। अब वो एक स्टेट टेलीविजन के खिलाफ हो या हुकूमत के खिलाफ हो या हमारे अपने खिलाफ हो, हमारा ये काम नहीं है कि वो स्टोरी किसके हक में जाती है, किसके खिलाफ जाती है। हमने अब स्टोरी देनी थी, और वो स्टोरी हमारे लिए थोड़ी सी इट वाज क्लोज टू आवर हार्ट, बिकॉज ये जो कर्व्स हैं ये पिछले 4 साल की हमने देखी हैं, लेकिन 4 साल जो पिछले 4 साल की जो पाबंदियां थी वो रिजवान साहब, बात ये है कि आजम चौधरी साहब जो हैं वो इस वक्त ही इज अवेलेबल, कोई उनको कांटेक्ट करे वो अपनी रुदात खुद सुना देंगे। दूसरी बात ये है कॉन्ट्रैक्ट उनके पास भी अवेलेबल है, कोई कॉन्ट्रैक्ट हमसे मांगेगा तो वो हम दे देंगे। और इससे अगली बात यह है कि मैं और आप ट्रिब्यून का हिस्सा हैं, ये मैं एक्सप्रेस पे आता हूं, ये मुझे किसी से कहलवाने की या साबित करने की जरूरत नहीं है, ये सारी की सारी चीज अवेलेबल है। वो पीटीवी का हिस्सा थे या नहीं थे, वो आप जाके यूट्यूब पे चेक कर लेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा कि वो कौन थे, वो क्या थे। कॉन्ट्रैक्ट जहां तक किसी को रिक्वायर्ड है तो मुझसे पर्सनली बात करें, तो मैं कॉन्ट्रैक्ट कंटेंट उनको दे दूंगा, कॉन्ट्रैक्ट कंटेंट क्या और कौन किस किस के साइन उस कॉन्ट्रैक्ट पे हैं। मैं एक सवाल छोटा सा पूछना चाहूंगा कि गवर्नमेंट का क्या रिएक्शन आया इसके ऊपर? आपको अभी तक कोई ऐसी चीज आई है सुनने में, या कोई कॉल या कोई और ऐसी चीज की जिससे पता चले कि क्या रिएक्शन है उनका? देखिए अभी तक मुझे इनडायरेक्ट चैनल से कम्युनिकेट किया गया है, क्योंकि अभी तक जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको ना तो हमने पब्लिक किया है, ना उसको हम फोरफ्रंट पे लेकर आए हैं। तो ये डिनाई करने की कोशिश की जा रही है कि आजम चौधरी जो हैं वो पीटीवी का कभी हिस्सा ही नहीं थे, और ये स्टोरी जो है ये तो अगर वो पीटीवी का हिस्सा नहीं है तो फिर ये स्टोरी जो है ये बाउंस हो जाती है। तो मैंने आपको उसका जवाब दे दिया कि कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है। और इससे अगली बात ये है कि मैंने दोनों पार्टी से चेक कर लिया था, ये स्टोरी रन करने से पहले पीटीवी से भी चेक कर लिया था। गो के ये अखबार, आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए। नहीं, बिल्कुल मैं यही बात कर रहा था और बताना भी चाह रहा था लोगों को कि देखिए एक स्टोरी होती है, उसके पीछे एक जर्नलिस्ट पूरा काम करता है। ऐसा नहीं होता कि वो एक स्टोरी आई और अंधाधुन आपने आगे भेज दी, उसके पीछे वो भागता है, दौड़ता है, चीजें इकट्ठी करता है, अपने आप को मुतमईन करता है और फिर वो लिखता है, उसमें और बहुत सारे सवाल उसके सामने आते हैं, फिर वो उन सवालों का जवाब ढूंढता है और तब जाके कहीं एक स्टोरी फाइनल होती है। इतना आसान नहीं होता कि किसी भी स्टोरी के ऊपर आप एक क्लेम कर रहे हो और इतना मेजर क्लेम कर रहे हैं कि जी एक बंदा उसने सवाल पूछा और उसके बाद वो मुलाजमत से चला गया, और वो सवाल जो है वो चूंकि उसने प्राइम मिनिस्टर से पूछा तो इसलिए उसको नौकरी से हाथ धोना पड़े। आजम खान साहब से आपकी मुलाकात हुई और उनका क्या आजम रिएक्शन चौधरी, था, या उन्होंने आजम चौधरी साहब का क्या रिएक्शन था सडन, और उसके बाद अभी वो क्या फील कर रहे हैं, और उन्होंने तो बात की इस मामले पर? देखिए पहले मैंने उनसे पूछा था कि क्या मामला है, एंड ही रिमेन्ड लार्जली डिसमिसिव कि नहीं है कुछ नहीं, खैर है। अब मामला ये है कि ही हिमसेल्फ इज प्रेसिडेंट लाहौर प्रेस क्लब, जिसका मैंने आपको बताया कि उनके कंधों पे ये जिम्मेदारी है कि वो सारे जो लाहौर के सहाफ़ी हैं उनकी वेलबींग के लिए आवाज उठाएं और उनके लिए कुछ करें। और आपको पता है हमारी जितनी प्रेस क्लब्स हैं वो लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, ये प्लॉटों में भी इंगेज हैं, ये हेल्थ के लिए भी उनके काम करती हैं। तो मैंने उनको पूछा कि आप तो खुद भी बड़े इन्फ्लुएंशियल आदमी है, जो फाइनली ही ओपन अप कि हाँ ये ऐसा हुआ है। तो मैंने उनको पूछा कि आपने अपने लिए क्यों कुछ नहीं किया, और अगर आप अपने लिए कुछ नहीं कर रहे तो फिर हम तो इनकारी समझे आपसे। तो वो मुझे कह रहे थे कि देखो बात ये है कि मैं प्रेसिडेंट लाहौर प्रेस क्लब हूँ, एज प्रेसिडेंट ये मेरा काम है कि लोगों के लिए आवाज उठाऊं। अगर मैं अपने लिए आवाज उठाता हूं तो मुझे लगेगा ये मैं अपने मनसब से गद्दारी कर रहा हूं, तो इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं अपने लिए कोई बात करूं। और ठीक है अगर ये बात किसी तक पहुंच गई है तो मैं डिनाई नहीं करूंगा, लेकिन इस तरह से मैं कि लोगों को जाके प्रोपोगेट करूं कि मैंने लाया हुआ है, मेरा ज्यादती हुई है, ये मुझे वो कह रहे हैं कि मुनासिब नहीं लगता। यहाँ मैं कहूंगा कि इस सब चीज का क्रेडिट आपको जाता है और हमारे पेपर को जाता है ऑब्वियसली, अल्टीमेटली, कि आपने वो स्टोरी डिग आउट भी की, उसको ऑथेंटिकेट भी किया, उसकी जितनी भी रिक्वायरमेंट थी वो पूरी की, और उसके बाद पब्लिश भी हुई, और उसका रिएक्शन इतना जबरदस्त आया। मैं आपको बताऊं कि पॉलिटिकल पार्टी से लेकर, पॉलिटिशियन से लेकर, जर्नलिस्ट से लेकर बेशुमार लोग, आप ट्विटर जाके देखें आपको भरा हुआ मिलेगा, और हो सकता है शाम तक सारे लोग जो है ना वो तजिया निगार भी बैठे हों किसी स्टूडियोज में या यूट्यूब चैनल पे, और वो इसके ऊपर पूरी जो है ना वो कहानियां सुना रहे हो, लेकिन उसमें जो मिसिंग पॉइंट होगा शायद, जो मुझे लगता है अल्लाह करे कि ना हो, लेकिन वो यही होगा कि ये जिस जर्नलिस्ट ने ये स्टोरी की है वो किधर है, उसने कैसे ये स्टोरी हासिल की, मैंने कैसे उसे वेरीफाई आपकी की। मोहब्बत है अभी सारी बातें करें रिजवानी, मुझे इस पे एक और बात याद आई और मैं ऐड करना चाहूंगा
पीटीवी में कितना कंट्रोल जो है वो टाइट है और कितना ये टाइट लिप्ड रहते हैं लोग। ये जब स्टोरी मेरे पास पिछले हफ्ते आई तो क्योंकि आपको पता है मुझे कुछ टीवी चैनल्स में बैठने का इत्तेफाक होता है, तो मेरे साथ एक पीटीवी के एक थे, कोई शख्स थे, मैं अब स्पेसिफाई नहीं करूंगा, लोग फौरी तौर पे पहुंच जाएंगे। तो मैंने उनसे सिर्फ एक नंबर मांगा कि मैंने कहा फलां आदमी का नंबर दे लोग दो। वैसे भी पहुंच जाएंगे, लोग जो जानते हैं वो पहुंच पहुंच जाते जाए हैं। देखिए लोग समझदार हैं, हम लोगों को पहुंचने से नहीं रोक सकते, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। तो यकीन करें मैंने सिर्फ उनसे नंबर मांगा। और अमूमी तौर पे देखिए आप भी साफी हैं, मैं भी साफी हूं, अगर मैं आपको फोन करूंगा और आप मुझे नहीं भी जानते हैं जानते हैं तो आप मुझे बोलेंगे यार ये तो ये नंबर है, ये ले ले, या ये मेरे पास नहीं है मैं आपको लेके दे दूंगा, या मेरे पास टाइम नहीं है आप किसी और से ले लें। उनका इन तीनों सवालों के अलावा रिएक्शन ये था कि तुसी मेरे को नंबर क्यों मांग रहे हो। मैं कि जी क्यों, वो तुसी मेनू फंसा रहे हो। मैं कि किस बात फंसा रहा हूं, वो तुसी मेनू फंसा रहे हो। मैं आप क्यों डरते हैं इतना आप लोग। नहीं मैं नहीं डरता, लेकिन तुसी मेरे को नंबर ना मांगो। तो इस हद तक कंट्रोल है कि वहां पे लोग इस हद तक आई डोंट नो टेरराइज्ड है कि क्या है, या उनके नौकरियों से इनसिक्योर है कि वो नंबर भी नहीं देना। मतलब मुझसे कोई बात करेगा कि मेरी हरारकी नंबर दे दो, मैं 2 मिनट से पहले दे दूंगा। आपकी बात से मैं इत्तेफाक कर रहा हूँ कि जो सरकारी इदारों में बैठे हैं वो समझते हैं कि खुदा न खास्ता ये नंबर देने से ना बस आखिरत भी और दुनिया भी खराब है मेरी। मैं ये ना दूं तो ज्यादा बेहतर है। इसमें ना मैं आपको एक और भी अम्यूजिंग बात बताता हूँ। वो अम्यूजिंग बात ये है कि स्टेज पे बैठ के उसी दिन जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, हिसार डार वाज बोस्टिंग ऑफ द फैक्ट कि देखिए हमारी कितनी ओपन डोर पॉलिसी है, हमने हर तरह के सवाल एंटरटेन किए हैं। और ये एक तो ये सवाल था, दूसरा सवाल था कि जी मियां नवाज शरीफ साहब क्यों पाकिस्तान वापस नहीं आ रहे, क्योंकि इमरान खान पाकिस्तान में बैठकर सारे केसेस फेस कर रहा है और मियां साहब इस तरह से वो एक इंप्रेशन ही जा रहा है कि मियां साहब डरपोक हैं, जिसका अगेन हुकूमत ने एज यूजुअल बड़ा डॉजी का सवाल किया, डायरेक्ट उस पर जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्होंने बोला कि हमारे से जो ज्यादतियां हुई हैं उनका जिक्र ना करें और माजी में ना जाएं। तो इस सवाल पे फाइनेंस मिनिस्टर ने बड़ा बूस्ट किया था कि देखिए जी हमारी कितनी ओपन डोर पॉलिसी है। और मैं उसका भी आपको हकीकत बताता हूँ, ये देखिए हुकूमत जो भी हो, लेकिन जो सच है वो लोगों के सामने आना चाहिए। मैं रमीज अहमद खान ट्रिब्यून से, जुल्फिकार ताहिर डॉन से, हम दो लोगों को उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बुलाया गया। मैं बिलखुसूस अपना जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि मैं क्योंकि बड़े अरसे से पीएम कवर करता हूं। दूसरे दिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है लाहौर में IMF वाली बात पे, ये उसकी बात कर रहे हैं आप, जो बड़ी हाँ जी। और ये बड़ी मामूली, देखिए ये बड़ी मामूली बात है। पीएडी के जो हमारे दोस्त साहब हैं प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के, वो भी इंसान है, ईद था, हो सकता है ओवरलुक कर दिया हो, गलती हो गई हो। पीएडी को मैंने फोन किया कि जनाब उस दिन और चंद अखबारात के लोग भी वहां बैठे थे, मुझे नहीं आपने बुलाया। तो उसका जवाब उनका ये था कि जनाब आपको बुलाया था। मैं कहा जी मुझे तो कोई फोन और इंटीमेशन नहीं आया, कोई तार पत्र नहीं आया। उन्हें कहा नहीं आपको कॉल आई होगी। मैंने कहा जी कॉल नहीं आई है। खैर वो इंसिस्टेंट कॉल आई। मैं कहा जी नहीं आई है। उन्हें कहा अच्छा फिर वो आपको SMS किया होगा। मैंने कहा जी वो नहीं किया। फिर जी WhatsApp किया होगा। मैंने उनको बताया, वो भी नहीं आया। फिर हमने फलां फलां ग्रुप में बताया था कि जी PM साहब यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। उनको बताया कि जी फलां फलां ग्रुप में ये लिखा था कि ये PTV से लाइव फीड लेने के लिए ये पैरामीटर्स हैं। तो उसमें साथियों को तो कोई इन्विटेशन नहीं था। अच्छा वो मैं देखता हूँ, वो मैं चेक करता हूँ, वो ये है और वो है। अच्छा खैर हो सकता है गलती, एक साथी को ना बुलाया। देन आई कॉन्टैक्टेड जुल्फिकार ताहिर साहब, क्योंकि आपको पता है कि हमारी 2 दिन, हमारी जो छुट्टियां 6 दिन होती हैं साल के अंदर, उनमें से ये 2 दिन भी होते हैं, ईद के 2 दिन होते हैं, छोटी ईद के और बड़ी ईद के। तो मैंने जुल्फिकार ताहिर को फोन किया, मैंने कहा भाई आपको बुलाया। खैर मुझे भी नहीं बुलाया लोगों ने। तो ये क्लेम कर लेना कि हमने सारे साथियों को बुलाया, ये बहुत बड़ा झूठ है। क्योंकि मैं और डॉन, एटलीस्ट मैं तो आपको एक लिविंग एग्जांपल हो कि मैं कह रहा हूँ मुझे नहीं बुलाया। और देखिए मैं वो आदमी हूं कि जो पिछले 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस PM साहब ने लाहौर में जो की थी, जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस और इमीडिएटली दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें मेरे 2 सवाल जो है वो गो कि मेरी नीयत को चुपते हुए सवाल करने की नहीं थी, लेकिन मेरा पहला सवाल ये था कि जनाब आपने इमरान खान पे इल्जाम लगाए थे कि जनाब वो गैस के अंदर, आटे के अंदर, चीनी के अंदर चोरी कर गया, निकाल के आप तोशाखाना घड़िया लेकर आए हैं। एक वो, और उसके बाद सवाल दूसरा मैंने अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे ये किया था कि हर आने वाली हुकूमत एस्टैब्लिशमेंट को डिफेंड करती है और जाने वाली हुकूमत एस्टैब्लिशमेंट पे इल्जाम लगाती है, तो आप एक इंक्वायरी कमीशन कॉल करें ताकि एक बार वंस एंड फॉर ऑल ही मामला जो है ये सेटल हो कि मामला क्या है, और अगर कोई जिम्मेदार है तो उनको सजा दी जाए या इसका कोई ना कोई सदेबाब किया जाए। तो ये वो 2 सवाल थे जो बहरल टू लिमिटेड और लार्जर एक्सटेंट वायरल हुए थे। तो उसके बाद ये, और दूसरा ये कि मुझे जो PMLN की हायरार्की वो जानती भी है, तो ये मुमकिन नहीं है कि आप ऐसा हो जाए कि जी कोई नया सहाफी है जिसको हम नहीं जानते हैं। और आखिरी बात ये है कि आई रिप्रेजेंट लीडिंग इंग्लिश पेपर, मैं पाकिस्तान का लीडिंग अंग्रेजी का पेपर रिप्रेजेंट करता हूँ। अगर इससे मैं ये नतीजा अखज करूं कि आपको उन 2 सवाल पूछने की वजह से दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बुलाया गया, तो ये बिल्कुल सही बात है ना, ये फेयर इनफ है कि देखिए दिस विल आल्सो बी माय, देखिए दिस विल आल्सो बी माय अंडरस्टैंडिंग कि क्यों नहीं बुलाया गया। या तो वो बोलते कि जनाब मिस हो गया, तो मैं मान लेता गलती हुई थी। जब आप डॉज करते हैं ना किसी बंदे को, तो आपका शक जो पहले थोड़ा सा होता है वो फिर इट सॉलिडिफाइज कि अच्छा नहीं वाकया ऐसा ही है कि मुझे बुलाना मकसद भी नहीं था इनका। तो ये इस तरह का तरीका है। एक दो प्रेस कॉन्फ्रेंस और देखते हैं कि वो आपको बुलाते हैं या नहीं बुलाते। मेरे साथ वैसे उल्ट मामला हुआ था। अब मेरा नहीं ख्याल बुलाएंगे।
मेरे साथ उल्ट हुआ था। जब पीटीआई गवर्नमेंट में थी तो मैं पीएम बीट और बाकी सारी चीजें कवर कर रहा था, लेकिन मुझे कभी नहीं बुलाया जाता था कि किसी जगह पर कि आप फलां पीएम साहब की मीटिंग कर रहे हैं जर्नलिस्ट से या ये वो, कोई उसमें इनविटेशन नहीं था। सिर्फ एक दफा मुझे बुलाया गया था, वो मेमन डैम पे हम गए थे, तो वो एक स्टोरी मैंने ऐसी की कि उसके बाद उन्होंने फिर बिल्कुल ही ब्लॉक कर दिया और मुझे उन्होंने कहा बाद ये में जो सहाफी लोगों ने बहुत बताया बहुत काम का है, इसको बाहर ही रखा जाए। पता नहीं काम किया या बेकार है, लेकिन बहरहाल उन्होंने उसके बाद मुनासिब नहीं समझा कि इसको दोबारा इधर बुलाना चाहिए। लेकिन मेरे एंड पे थोड़ा सा ये मुख्तलिफ हुआ कि जब पीएम शहबाज जो है वो बने और उसके बाद जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई या एक दो और हुई, उसमें फिर वो मुझे तवातुर के साथ बुला रहे थे, और मुझे नहीं, तकरीबन उन तमाम साथियों को जो इस्लामाबाद में पहले नहीं बुलाया जाते थे उनको भी बुलाया जाता था। सो अच्छा, आई लाहौर में मामला टेक योर मुख्तलिफ वर्ड है। के लाहौर में मामला मुख्तलिफ हाँ है। लाहौर में अलाउ मी टू ऐड, जब और ये उन्होंने मामला जो है ये ये सारे रेज किया रिपोर्टर्स के जितने जी रिपोर्टर्स हैं ना लाहौर के, इलेक्ट्रॉनिक के, प्रिंट के, इसमें मेजॉरिटी इसको आपको वाउच करेगी इस बात के अंदर सदाकत की। वो मामला ये है कि हाँ, चंद कुछ अर्सा पहले तक मैं भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनवाइटेड होता था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाया भी जाता है, लेकिन चंद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को ये बिल्कुल क्लोज कर देते हैं। मतलब उसमें ये सवाल जवाब का सिलसिला जब ओपन होता है तो ये जो फ्रंट रो होती है ना वो अपने ब्लू आइट्स की होती है, एंड आई एम सॉरी यूजिंग दिस वर्ड, लेकिन फ्रंट रो बिल्कुल ब्लू आइट्स की होती है, और पहले 8 9 ठीक 10 है। सवाल भी उन्हीं के होते हैं जिसमें उन्होंने पीटीआई को लताड़ना होता है। अब मुझे ये चीज जो समझ नहीं आती है, जब मैं पीटीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाऊंगा तो मैं पीटीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के नून लीग को लताड़ने के सवाल नहीं करूंगा, मैं पीटीआई पे सवाल करूंगा, भाई आपकी क्या परफॉर्मेंस है, आपने क्या किया। ये पीटीआई नून लीग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके हमारे पहले 8 9 सवाल तो ये होते हैं कि जनाब अब तक इमरान खान अंदर क्यों नहीं हुआ, अब तक वो मैं बेनात क्यों दे रहा है। मैं इसको और सिंपलीफाई कर दूं, पीटीआई नून को भी छोड़ें भाई, आप कम से कम चापलूसी तो ना करें ना यार, आप बटरिंग तो ना करें, खुदा का वास्ता है। यकीन आपके करें सवाल हमारे सुन के दो एक पीछे बैठा एक हुआ बंदा जो है ना शर्मा जाता है, पीछे बैठा हुआ बंदा शर्मा जाता है, और टीवी पे बैठने वाला सुनने वाला भी देखता है कि ये क्या सवाल है भाई, ये तो सिर्फ यकीन करें चापलूसी है। एक दो चार ऐसे एनालिस्ट आते हैं जो सवाल की साथ साथ मियां साहब के कसीदे भी पढ़ते रहते हैं, तो पहले तो उनको बेयर करना पड़ता है, और एंड पे जाते जाते जब वो साथियों एक्चुअल साथियों तक बाद में गदर मच चुका होता है कि मैंने सवाल करना है और मैंने हाँ सवाल करना है, वो इस तरह से पीछे ट्रीट किया जाता है जिस पीटीआई तरह के से ये दौर साफी में भी पता नहीं ऐसा ही बच्चे हैं था। सारे। मैं आपको बताऊं पीटीआई के दौर में भी ऐसा था, यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो सवाल ही शुरू करते थे माशाल्लाह, जबरदस्त हो गया, बेहतरीन हो गया, और ये गलत है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हर बिल्कुल दौर ठीक। में ऐसे लोग हैं, हम किसी को भी नहीं वो नहीं, लेकिन मैं जाती आपको एक तौर चीज पर बताऊं, बुरा नहीं देखिए कह रहे, मैं आपको एक लेकिन डिफरेंस मैं आपको एक लेकिन डिफरेंस ड्रॉ एज अ करूं। प्रोफेशनल जर्नलिस्ट जो है ना, इस चीज को पॉइंट आउट करना जरूरी है। ये जातियात की बात नहीं है, ये आपका प्रोफेशन है जिसको आप खराब कर रहे हैं। तो ये यहाँ तक था मेरा देखिए पॉइंट। मैं आपको आई इसमें एग्री इसमें विद एक और चीज बताऊं कि मैंने दोनों लीडर्स जो हैं, इमरान खान साहब को भी और शहबाज शरीफ साहब को भी हमने ऑपोजिशन में देखा है। नवाज शरीफ साहब को नहीं देखा क्योंकि वो आपको पता है फौरी तौर पे बीमार होकर मुल्क से बाहर चले गए थे। अगेन मैं उस पर कोई मजाक भी नहीं करूंगा, वो इस वक्त जरा बात कहीं और निकल जाएगी। तो बात यह है कि आप अगर शहबाज शरीफ साहब से पर्सनल मुलाकात करें तो आपको अंदाजा होगा कि शहबाज शरीफ साहब बहुत सारे मामलात को लेकर इज वेरी टाइट लिप, वो बात नहीं करते हैं, वो बड़ी जेनेरिकली बात ठीक करेंगे, वो अपने दौर की बात कर लेंगे, वो आपसे लेफ्ट की चीजों की बात कर लेंगे, वो कोई बात नहीं करेंगे कि पॉलिटिकल प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं, वो कहां पे खड़े हैं, क्या होने वाला है, क्या देख रहे हैं। एज अपोज टू इमरान खान को मेरी उनकी ऑपोजिशन में आने के बाद 4 मुलाकातें हुई, मैं पीटीए कवर नहीं करता, और इमरान खान ने हर सहाफी को मौका दिया उसको आगे मिलने के लिए लाहौर में, और हर सहाफी का जो दिल किया उसने सवाल किया इमरान खान को। आई डोंट नो वेदर इट वाज अ फैक्ट ही वाज एन ठीक ऑपोजिशन और नॉट, लेकिन उसने इतने मुश्किल मुश्किल सवाल भी लिए हैं, और उनमें से जिनका जवाब नहीं देना था उनका बता दिया कि इसका मैं फिलहाल जवाब नहीं दे सकता। और आपको पता है एक उनका जवाब तो मेरा बड़ा ख्याल मशहूर है हुआ था आपके कमेंट कि में झूठ मैं बोलूंगा आपके नहीं और कमेंट सच में में बोल नहीं सकता। आपके कमेंट में वो जवाब आ गया कि ये ऑपोजिशन और गवर्नमेंट में होने का कितना फर्क आता है। मे ये बी चाहे करेक्ट। नून हो, हाँ, पीटीआई हो, पीपल्स पार्टी अगर आ जाती है या कोई और आएगा ना, जब वो गवर्नमेंट में होंगे तो वो एक डिफरेंट उनका एटीट्यूड होगा, और जब वो अपोजिशन में होंगे तो एक नहीं डिफरेंट नहीं, नून एटीट्यूड लीग का होगा। तो मैंने तो ऑपोजिशन में आपको बता रहा हूँ ना कि नून लीग मैं ऑपोजिशन में बहुत टाइट मैं शेप मैं रहती है। इस बहस को जो है ना यहीं समेटता हूँ और रोकता हूँ, क्योंकि हमारा असल इशू जो था वो ये था कि जो आपने आज अच्छी स्टोरी की है, जो आपने एक सॉलिड स्टोरी की है, और उसकी जो एप्रिसिएशन भी हो रही है सोशल मीडिया पे भी, मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी, तो ये जरूरी है कि जिस शख्स ने वो स्टोरी की है उसको भी लोग सुन लें, उसे भी लोग जाने देखें, और उसकी बात उसकी जुबानी सुने। तो ये मुझे अच्छा लगा कि आपसे बात हो गई और हमने इतनी डिटेल में सारे इशू को डिस्कस कर लिया। आई विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक रमीज, बहुत शुक्रिया आपने मुझे ज्वाइन किया, अपना कीमती वक्त दिया, और मेरे ख्याल में हमें इस तरह के एक सेशन और भी करेंगे, उसमें जब फिर आप हम बुलाएंगे पीटीआई जी हम नॉन लीग हाजिर को भी हैं। डिस्कस कर लेंगे कि इनकी थैंक क्या यू फॉर पोजीशन है। इनवाइटिंग मी, एंड वंस अगेन आपको अल्लाह मियां इस वेंचर में बहुत ज्यादा कामयाब करे, हमारी भरपूर दुआएं आपके साथ हैं। थैंक यू रमीज, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आप भी अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले वीलॉग में। अपना मेरा नाम रिजवान शहजाद है और इंशाल्लाह जल्द मुलाकात करते हैं। खुदा हाफिज।